हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मैकेनिक्स के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि लैमिस थ्योरम क्या होता है और साथ ही साथ इस पर बेस्ड काफी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में 100% है कि क्वेश्चन आना ही आना है। इवन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं और काफी आसान रहते हैं। बस इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना है। तो लैमिस थ्योरम वहां पर एप्लीकेबल होता है जहां पर तीन फोर्सेस बॉडी पर लग रहा है या किसी पार्टिकल पर लग रहा है। जब हम पार्टिकल का बात बोलते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि अगर किसी भी बॉडी का सारा मास किसी एक जगह एज्यूम कर लिया जाए और उसके साइज को हम नेग्लेक्ट कर दे तो उसको हम बॉडी ना कह के पार्टिकल कहते हैं। तो कहता है कि अगर किसी बॉडी या पार्टिकल पर तीन फोर्सेस लग रहा है और यह भी कंडीशन होना चाहिए कि तीनों फोर्स एक ही पॉइंट से या तो डिस्ट्रीब्यूट हो, या तो बाहर की तरफ दिखे, या तो एक ही पॉइंट पर आके मिले या अंदर की ओर दिखे, यह कंडीशन होना चाहिए। तो अगर बहुत सारा फोर्स एक ही पॉइंट से गुजरता है तो उसको हम लोग कंकरेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। और लैमिस थ्योरम के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि सबसे पहला, फोर्स कोप्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन पर सारा का सारा फोर्स रहे, और कंकरेंट होना चाहिए, एक ही पॉइंट से या तो डिस्ट्रीब्यूट हो मतलब बाहर की ओर दिखे, नहीं तो अंदर की ओर रहे। क्लियर हो रहा है? तो तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो लैमिस थ्योरम के लिए एक और कंडीशन क्या है, सिर्फ तीन ही फोर्स होना चाहिए। चार फोर्स होगा लैमिस थ्योरम नहीं पढ़ेंगे, दो फोर्स होगा लैमिस थ्योरम नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि तीन फोर्स रहे और तीनों फोर्स कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कंकरेंट होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब होता है कि बॉडी पर जो भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स का अगर हम नेट इफेक्ट काउंट करें तो वो हमको जीरो दिखे तो हम कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम अवस्था में है। क्लियर है? तो क्या स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार, इफ थ्री कोप्लेनर, एक ही प्लेन पर अगर बहुत सारा फोर्स सिस्टम रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोप्लेनर कहते हैं। तो इफ थ्री कोप्लेनर कंकरेंट, एक ही पॉइंट से ये पास होना चाहिए, कंकरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पर तीन फोर्सेस लग रहा है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, ये आपके पास एक बॉडी है और इस बॉडी का अपना कोई सेंटर होगा। तो मान लीजिए कि ये बॉडी का सारा मास यहां कंसंट्रेटेड है। अब इस पॉइंट से तीन फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये देखिए, F1 हो रहा है, F2 हो रहा है, F3 हो रहा है। F1 का क्या मैग्नीट्यूड है हमको नहीं मालूम, F2 का क्या है नहीं मालूम, F3 का क्या है नहीं मालूम, पर एक ही पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और ये तीनों का तीनों फोर्स क्या है, इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब जितना भी फोर्स एक्स डायरेक्शन में है सबको जोड़ दीजिए। अगर उसका वैल्यू जीरो आ जाए तो वो कहेंगे कि बॉडी एक्स डायरेक्शन के फोर्स के कारण इक्विलिब्रियम में। जितना भी फोर्स वाई डायरेक्शन में उसको भी जोड़ दीजिए और उसको जोड़ने के बाद अगर उसका मैग्नीट्यूड जीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि बॉडी वाई डायरेक्शन के लिए भी इक्विलिब्रियम अवस्था में। तो कह रहा है कि इफ थ्री कोप्लेनर कंकरेंट forces are acting on a body, then each forces, मतलब then the magnitude of each forces is proportional to, नहीं तो यहां पर हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं is directly proportional to sine of the angle between other two forces। तो ऐसे थ्योरम को हम लोग क्या कहेंगे, लैमिस थ्योरम कहेंगे। अब देखिए फिगर से इसको समझने का पूरा कोशिश कीजिए कि एक पॉइंट से तीन फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहां दिख रहा है। तो कहता है लैमिस थ्योरम के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, लैमिस थ्योरम के अनुसार कि आप कोई भी फोर्स को कंसीडर कर लीजिए। जैसे हम F1 को कंसीडर कर लिए, देन ईच फोर्सेस, मतलब देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। मतलब अगर आप F1 को कंसीडर किए तो F1 के बाद अदर टू फोर्सेस कौन सा हो गया, F2 F3, इसके बीच का एंगल क्या है, अल्फा। इसको किसके साथ लिखना है, तो इसको हम लोग को साइन के साथ लिखना है, साइन अल्फा। बात समझ में आ रहा है? और जब भी हम पढ़े हैं मैथ में, मैकेनिक्स में या फिजिक्स में, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है, के लिख देते हैं, साइन अल्फा। तो यहां से आप नोटिस कर रहे हैं कि F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म के लिख दिए, या सी भी लिख सकते हैं आप, यहां पर सी भी लिख सकते हैं तो सी ही लिख देता हूं, कांस्टेंट टर्म सी। कोई कंफ्यूजन है? उसी तरह अगर हम F2 को कंसीडर किए, देख लीजिए, अगर हम F2 को कंसीडर किए तो F2 के बाद अदर टू फोर्सेस कौन है, F1 F3। ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, F2 को जब हम कंसीडर किए तो F2 के अपोजिट कौन सा एंगल है, साइन बीटा, तो साइन बीटा।
अब यहां से देखिए प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं, इक्वल टू का साइन आया, फिर एक कांस्टेंट साइन बीटा, तो यहां से लिख सकते हैं F2 बटे साइन बीटा इज इक्वल टू सी, ये देखिए फिर यहां भी आपको दिख गया। और फिर अब तीसरे फोर्स में आ जाइए, F3 को अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, F3 को कंसीडर कर रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अदर टू फोर्सेस, अदर टू ये हो गया, उसके बीच का एंगल क्या है, साइन गामा, तो F3 इज इक्वल टू कांस्टेंट साइन सी, साइन गामा, तो यहां से लिख सकते हैं F3 बटे साइन गामा इज इक्वल टू सी। अब एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि इसके हर एक राइट साइड में सी है, कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब कि ये फोर्स का पूरा जो है एंगल के साथ एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं मैथमेटिकली F1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, F2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा, F3 डिवाइडेड बाई साइन गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। तो डिफिनीशन अब मिलाइए तो फिर से वापस, इफ थ्री कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, दिख रहा है फिगर में, देन ईच फोर्सेस ले लीजिए, ईच फोर्सेस ठीक है इज प्रोपोर्शनल टू, सब बराबर है, मतलब इस ये दोनों का डिवाइड करने से अगर 100 आता है तो ये दोनों के डिवाइड करने से भी 100 आएगा और ये दोनों के डिवाइड करने से भी 100 आएगा, आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, देन सच ए थ्योरम इज कॉल्ड लेमिस थ्योरम। एकदम क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद इसमें रखना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सेटिस्फाइंग लेमिस थ्योरम, अगर लेमिस थ्योरम को हमको सेटिस्फाइड करना है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला, द फोर्स कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, मतलब इस सिस्टम पर, इस बॉडी पर जो भी फोर्स लग रहा है वो सारा का सारा फोर्स बॉडी को क्या रखे, इक्विलिब्रियम में रखे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि बॉडी पर कोई फोर्स ज्यादा मैग्नीट्यूड का लगे तो बॉडी उधर शिफ्ट हो जाए, उसमें एक्सेलरेशन आ जाए, ये नहीं होना चाहिए, एकदम स्टैटिक इक्विलिब्रियम जहां है वहीं रहेगा और बैलेंस्ड अवस्था में। दूसरा, द थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी नॉन पैरेलल एंड कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब अगर एक ही पॉइंट से बहुत सारा फोर्स पास हो तो उसको कंकरेंट कहेंगे। नॉन पैरेलल का मतलब जब एक ही पॉइंट से पास कर रहा है अलग अलग दिशा में तो पैरेलल होने का सवाल ही नहीं होता, तो इसलिए ये क्या हो गया, नॉन पैरेलल हो गया। ठीक है। तीसरा, द फोर्स आर आइदर डायरेक्टेड और अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहीं पर फोर्स लग रहा है, तो या तो फोर्स इस पॉइंट से बाहर की ओर डिस्ट्रीब्यूट हो, या तो इस पॉइंट पर बॉडी इस पॉइंट पर सारा फोर्स अंदर की ओर इस तरह से आ जाए। ये देखिए, तो दोनों केस के लिए लेमिस थ्योरम एप्लीकेबल। अगर फोर्स बाहर भी लग रहा है तब भी यूज करेंगे, और अगर सारा का सारा फोर्स एक ही पॉइंट पर लग रहा है तब भी यूज करेंगे। पर जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर हमको दिखे। आई थिंक आपको अब लेमिस थ्योरम आसानी से समझ में आ रहा है। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम कह रहा है कि इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी देन द ratio of each forces and sine of the angle between other two forces are equal to or proportional to each other. Such a theorem is called Lami's theorem. अब यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, हो सकता है इसके प्रूफ से भी आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसके प्रूफ को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए करेंगे क्या इसके लिए। तो सबसे पहला हम लोग काम करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, हम यहां से इस चीज को हटा दे रहे हैं फटाफट। ठीक है, आप यही सारा चीज को हम मैथमेटिकली यहां पर शो कर दिए, तो यहां से आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग मान लेंगे कि लेट अस कंसीडर थ्री फोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे लेट अस कंसीडर थ्री फोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक ही पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेट अस कंसीडर थ्री फोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट ए फिक्स पॉइंट, अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट एज सोन इन फिगर, बस इतना लिख देना। अब हम लोग क्या करेंगे, फिगर को बना हुआ है, आप चाहेंगे तो फिगर को फिर फ्रेश बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारा का सारा फोर्स इक्विलिब्रियम में है और इसको हम लोग ट्राइंगल के लॉ से जोड़ सकते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, F1 फोर्स को ले लेंगे। देखिए F1 फोर्स को ले लिए, जैसे था उसी तरह से F1 फोर्स को ले लिए और इसके डायरेक्शन, इसके सेंस को आगे बढ़ा दिया, ऐसे कर सकते हैं।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, F2 फोर्स को लेंगे। तो F2 का जो टेल है वो F1 के हेड के साथ ज्वाइन हो जाना चाहिए। तो ये देखिए F1 के हेड के साथ ज्वाइन कर देंगे इसको, ये आपका हो गया F2, ठीक। और इसको भी क्या करेंगे हम लोग, इसके सेंस को आगे बढ़ा देंगे, क्लियर। और लास्ट F3 को इसके टेल के साथ जोड़ देंगे। तो F3 के जो टेल है इसके हेड के साथ जोड़ देंगे। तो यहां से आप देखिए ये आपका F3 हो गया, F3 हो गया। और इसको भी हम लोग क्या किए, इसके सेंस को हम लोग आगे बढ़ा दिए। अब एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं कि F1 का जो टेल है और F2 का जो टेल है दोनों के बीच में गामा एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों के बीच में गामा एंगल बन रहा है। और एक स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल 180 होता है और गामा मान लीजिए निकल गया, तो बचा हुआ पोर्शन कितना हो गया, तो ये हो गया 180 माइनस गामा। कोई कंफ्यूजन नहीं, देख लीजिए, थोड़ा फिगर और बड़ा बना लीजिएगा। अब देखिए ये आपका F2 है और F3 ये है, तो F2 और F3 के बीच का एंगल क्या है, अल्फा, अल्फा है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा, करेक्ट है। फिर उसी तरह F1 इधर है, F3 इधर है, F1 इधर है, F3 इधर है, F3 ये है और F1 ये है। इसके बीच में एंगल कितना दिया हुआ है, तो बीटा, तो ये एंगल हो गया आपका बीटा। तो ये भाग कितना हो गया, 180 माइनस बीटा। देख लीजिए फटाफट, क्लियर एकदम हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से यूज करेंगे, क्या चीज यूज करेंगे, साइन रूल यूज करेंगे। तो हम लोग फटाफट यहां से इसको हटा भी देते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग साइन रूल यूज करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से लिख देंगे यूजिंग साइन रूल। अब साइन रूल यूज करेंगे। तो साइन रूल होता क्या है, तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई ट्राइंगल है, मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल का वर्टेक्स ए है, तो इसके साइड को हम छोटा ए कहते हैं। अगर हम इसको बी माने हैं तो इसके साइड को हम छोटा बी कहते हैं, और अगर हम इसको सी माने तो इसके साइड को छोटा सी कहते हैं। तो साइन रूल कहता है कि अगर आप इस साइड को कंसिडर कर रहे हैं, ए साइड को, ध्यान दीजिएगा, अगर आप ए साइड को कंसिडर कर रहे हैं तो ए डिवाइडेड बाय साइन ए, मतलब ये साइड को कंसिडर कर रहे हैं तो ये एंगल को लेना है, बी साइड को कंसिडर कर रहे हैं तो ये एंगल लेना है, और सी साइड को कंसिडर कर रहे हैं तो एंगल सी लेना। ये सब एक दूसरे का क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो कुछ यहां भी इसी तरह का सिस्टम दिख रहा है कि ये आपका भाग ले लेते हैं हम लोग ए बी और ये सी। तो आपको दिख रहा है कि ए बी जो पोर्शन है, ए बी जो पोर्शन है वहां फोर्स कितना है, तो F1 लिख दीजिए हम लोग भी, तो F1। और इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, तो साइन 180 माइनस अल्फा, देख लीजिए। फिर उसी तरह आप BC पोर्शन ले लीजिए, ठीक है। तो ए बी हम लोग नाम चेंज कर देते हैं, इसको ए, ये हो गया आपका B और ये हो गया C, ठीक है। अब देखिए BC पोर्शन में कितना है, F2, तो यहां पर लिख दीजिए F2, और ये क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस बीटा, और तीसरा क्या हो गया, F3, और ये हो गया साइन 180 माइनस गामा। क्लियर एकदम। देखिए हम बार बार बता रहे हैं, आपका अगर बेसिक बहुत अच्छा रहेगा तो आपसे दुनिया का हर टाइप का न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव आसानी से बन सकता है। आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा नहीं कर सकते। आपका जब कॉन्सेप्ट मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन काफी अच्छा हो तो ज्यादा न्यूमेरिकल्स बना बना के आपको और ज्यादा क्लियर होते जाएगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव बनाने का कोशिश कीजिए। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यहां भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला हो गया। तो ये हो गया F1 बटे साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बटे साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बटे साइन गामा। और ये एक दूसरे का क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये सब एक दूसरे का बराबर है। जैसे ये इसको भागा दिए, अगर 100 आया तो ये भी 100 आएगा, ये भी 100 आएगा। और यहां से हम नोटिस कर रहे हैं कि हम इसके प्रूफ को कर दिए हैं। तो यहां से ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आई होप आपको लेमिस थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाफट इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। चलिए
चलिए अब हम लोग लैमिस थ्योरम पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। देखिए लैमिस थ्योरम से जैसा भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं उसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, तो बहुत अच्छे से इसको बनाने का कोशिश करेंगे। तो क्या कह रहा है कि टू वायर OA एंड OB सपोर्ट ए वर्टिकल लोड W एट O एज शोन इन फिगर। The wire are in equal length, equal in cross section. The tension in each wire is, देखिए 2017 SSC JEE के जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक लोड है जो वर्टिकली टांगा हुआ है दो रस्सी के मदद से। तो यहां पर आपके पास क्या दिया हुआ है कि एक वायर है। देखिए जब भी वायर का बात होगा, रोप का बात होगा, रोप का मतलब रस्सा, तो जब भी वायर होगा, रोप होगा, बेल्ट होगा, तो उसमें जो फोर्स डेवलप होता है उस फोर्स को हम लोग टेंशन के नाम से जानते हैं। तो यहां से पूछ रहा है कि द वायर आर इन इक्वल लेंथ, तो फाइंड द टेंशन इन ईच वायर। तो पूछ रहा है बताइए ये दोनों वायर में कितना टेंशन होगा। इसका मतलब है कि मान लीजिए आप अगर कहीं गिर रहे हैं तो आपका दोस्त एक पकड़ के आपको पकड़ा एक हाथ और दूसरा हाथ आपके दूसरे दोस्त पकड़ा हुआ है, तो पूछ रहा है कि आप कितना फोर्स लगा रहे हैं और आपका दोस्त कितना फोर्स लगा रहा है आपको पकड़ने के लिए। तो कुछ क्वेश्चन यहां इसी तरह का है। यहां देखिए जहां से भी फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा सबसे पहला वहां से एक सेंटर बना लीजिए, ठीक है। और फोर्स हमेशा याद रखना है वर्टिकली, या हम कह सकते हैं फोर्स हमेशा सेंटर से अवे दिखाना है, बस यही याद रखना है। हमेशा याद रखना है कि जहां सेंटर है वहां से फोर्स का दिशा हमेशा अवे होना चाहिए। अब इसको आप क्या करेंगे, F1 बराबर W शो कर दिए। रस्सी में जो टेंशन हुआ उसको आप F2 बोल दिए, इसको आप T2 बोल दिए। ये आपका F3 हो गया और इसको हम लोग T3 बोल दिए। रस्सी में जो फोर्स डेवलप होता है उसको क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। तो अब ये तीन फोर्स दिख रहा है, इसका मतलब हम कि लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, सिस्टम को बाहर निकाल दीजिए, पूरे सिस्टम को बाहर निकाल दीजिए। तो यहां से आप देखिए ये आपको F दिख रहा है, F1 बराबर W, ये आपका F2 हो गया और ये आपका F3 हो गया, और ये आपका T3 है, ये आपका T2 है। अब यहां से डॉटेड कर दिए। अब एंगल चेक कीजिए, ये 45 है, ये 45 है, तो एक स्ट्रेट लाइन में 180 होता है, 45 निकल गया, इसका मतलब ये एंगल 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 45 दिया हुआ और ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, ये 45 है। तो सारा एंगल आपको दिख रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग लैमिस थ्योरम यूज करेंगे तो F1 बटे साइन अल्फा, F2 बटे साइन बीटा और F3 बटे साइन गामा। यहां से देखिए ये F1 ये अल्फा हो गया, F2 के अपोजिट वाला ये पूरा एंगल ये बीटा हो गया और F3 के अपोजिट वाला ये आपका गामा हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं F1 के जगह W और डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, तो W1 के अपोजिट कौन सा है, 90, तो 90। फिर F2 के जगह हम लिख सकते हैं T2 और इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, तो इसके अपोजिट एंगल आपको दिख रहा है कि साइन 90 प्लस 45 है, 90 प्लस 45 है। और इसी तरह F3 के जगह आपका जो है T3 हो जाएगा, T3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय साइन, तो T3 के अपोजिट क्या है, तो साइन 90 प्लस 45। क्लियर। तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो पहले ये दोनों को ले लीजिए और फिर ये दोनों को ले लीजिए। तो यहां से देखिए तो W और साइन 90 का मान कितना होता है, 1, और ये T2 और ये आपका क्या हो गया, साइन 90 प्लस 45 135। या तो इससे आप बना सकते, नहीं तो आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है और साइन 90 प्लस थीटा बराबर भी कॉस थीटा होता है। बस याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है और सेकंड में भी प्लस होता है, इसलिए यहां पर प्लस हो गया, यहां पर प्लस हो गया। ठीक, तो आप यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं cos 45 डिग्री, और नहीं तो अगर आपको याद है कि साइन 135 कितना होता है तो आप लिख देंगे 1/√2 होता है। क्लियर हो रहा है। तो यहां से आप देखिए तो T2 बराबर लिख सकते हैं W cos 45 और ये हो गया W और cos 45 1/√2। और सेम यहां भी देखिए वही होगा, साइन ये देखिए सेम है, तो यहां भी ये बराबर T3 बराबर भी सेम होगा W cos 45
दैट इज इक्वल टू W1/2। तो दोनों वायर में जो टेंशन डेवलप हो रहा है वो कितना है, W/√2। तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो गया, क्योंकि cos 45 को 1/√2 आपको दिख रहा है। तो आसानी से आप न्यूमेरिकल इस तरह से बना सकते हैं बहुत ही कम समय में। क्लियर है। एक और क्वेश्चन जो है इसरो में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है एक सर्कुलर रोलर है जिसका वेट W है, उसको हैंग किए हुए टांगे हुए हैं किससे, एक रॉड से, एक वायर से जो लोड को खींच रहा है, ठीक है, अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वाल, और उसको सपोर्ट दिया हुआ है एक वर्टिकल वाल जो स्मूथ है। तो पूछ रहा है टेंशन इन द टाई रॉड AB। तो AB में जो रॉड दिया हुआ है या जो आपका छड़ है या आप कह सकते हैं जो रस्सी है मेटल का बना हुआ, उसमें कितना लोड लग रहा है। तो यहां हमको दो ही फोर्स दिख रहा है, इट मींस हम लोग लामिस थ्योरम नहीं लगा सकते। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे, अगर इस मार्कर को हम इस बोर्ड पर इस तरह से कस के एक्शन देंगे तो बोर्ड भी उधर से क्या करेगा, रिएक्शन देगा। इसका मतलब है कि ये बॉल इधर अंदर में एक्शन दे रहा होगा, तो यहां से ये भी क्या कर रहा होगा, रिएक्शन दे रहा होगा। तो यहां से रिएक्शन फोर्स को कंसीडर किया जाता है। क्लियर। अब इस सिस्टम को आप बाहर निकाल दीजिए, एक्सिस बना दीजिए। देखिए W आपका नीचे लग रहा है, रस्सी है तो यहां पर टेंशन लग रहा है, और रिएक्शन फोर्स यहां लग रहा था प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से इधर कर दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सारा फोर्स सेंटर से कहां रहना चाहिए, बाहर रहना चाहिए। अब ये एंगल थीटा था, मान लेते हैं ये एंगल यहां पर थीटा है क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, थीटा है तो हम यहां पर ये थीटा मान लिए, तो ये भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो थीटा हो गया। अब ये देखिए ये आपका 90 हो गया, क्लियर हो गया, और ये वाला भाग ये भी 90 है, यहां से यहां 90 है, तो ये वाला टोटल एंगल कितना हो जाएगा, तो 90, ध्यान दीजिएगा ये वाला टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब ये एंगल पता करते हैं कि ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो सकता है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि एक सीधा लाइन में थीटा निकल, बस एंगल निकाल लीजिए अच्छे से तो काम हो जाएगा। अब देखिए यहां से ऑप्शन है, क्या बोल रहा है कि जो टेंशन होगा टाई रॉड में वो क्या होगा, लेस देन W, ग्रेटर देन W, इक्वल टू W। एक और दिया हुआ डेटा इनसफिशिएंट फॉर मेकिंग फोर्स एनालिसिस। तो बहुत सारा बच्चा क्या होता है ऑप्शन डी को ज्यादा अच्छा मानता है, क्योंकि अच्छा से लिखा हुआ भी है और लग भी रहा है कि थीटा उटा नहीं दिया इसी को मार दे। पर इस जगह आप रुकेंगे क्योंकि आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए सब दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लेमिस थ्योरम लगा रहे हैं। तो देखिए यहां से आप पूरा नोटिस कर रहे हैं कि सारा निकल चुका है, ये आपका T, ये आपका रिएक्शन, ये आपका W, इसके बीच का एंगल 90, इसके बीच का एंगल 90 प्लस थीटा, और इसके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो आराम से तीन फोर्स दिख रहा है, मतलब लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो W आपको किसके साथ रिएक्शन पूछ रहा है, टेंशन है, तो W को जब कंसीडर किए तो W के अपोजिट दो फोर्स कौन सा है, T और R, और कितना वैल्यू दिया हुआ है, साइन 90 प्लस थीटा। अपोजिट वाले को लेना है। फिर देख जैसे T को ले रहे हैं तो T के अपोजिट कौन सा हो गया, ये साइन 90, और तीसरा रिएक्शन, रिएक्शन के अपोजिट ये वाला एंगल है, तो साइन 180 माइनस थीटा। तो हमको जो टेंशन क्वेश्चन में पूछ रहा था कि टेंशन इन टाई रॉड AB कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का रिलेशन का यूज करेंगे। तो यहां से देखिए तो W, और ये कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, पढ़े हैं, या इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा तो T। अब एक बात तो क्लियर हो गया कि जो थीटा का वैल्यू होगा वो 90 से छोटा है, क्योंकि अगर ये सीधा रहता तो 90 बनाता, इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या है, 90 से छोटा है। अब अपने मन से आप एज्यूम कर लीजिए, कोई भी एंगल ले लीजिए, हो सकता है 30 डिग्री ले लीजिए, फिर 60 डिग्री ले लीजिए, फिर 45 डिग्री ले लीजिए, और फिर वहां से चेक कीजिए कि टेंशन का क्या वैल्यू हो सकता है। अगर थीटा का वैल्यू 0 होता तो ये टर्म 0 हो जाता है, इसका मतलब टेंशन बराबर W हो गया। पर अगर थीटा का वैल्यू कुछ बढ़ेगा तो साइन का वैल्यू भी यहां पर चेंज करेगा, और आप जानते हैं कि थीटा का मैक्सिमम, साइन के केस में थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री, जिस पर 1 मिलता है। बाकी बात जैसे जैसे एंगल चेंज करेगा, आप जान रहे हैं कि 0 से 90 के बीच में ये बढ़ता है, और फिर 90 से 180 के बीच में ये घटता है। तो क्लियर है कि ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि ग्रेटर देन W हो गया। अब इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप 30 डिग्री रखते हैं तो 90 प्लस 30 क्या हो गया,
आपका 120 हो गया। और साइन 120 का वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है, साइन 120 का वैल्यू आप जानते हैं कितना हो जाता है, √3/2। तो √3/2 लिखेंगे तो इसको देखिए तो W √3/2, क्लियर। और 2/3 ये कितना हो जाएगा 2, और √3 का वैल्यू 1.732, इसका मतलब है कि 1 से ज्यादा होगा। तो इस केस में आपको दिख रहा है कि t का वैल्यू W से ज्यादा होगा। कब? जब हम 30 डिग्री रख रहे हैं। फिर 60 डिग्री रखिए, फिर आपको दिख रहा है वो 2 टाइम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये क्लियर हो गया कि अगर 90 से मतलब 90 रहता तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू 1 होता, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ये वाला चीज घटेगा। तो आप जानते हैं कि कोई चीज इनवर्सली रहता है। ये देखिए साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो आप जानते हैं कि अगर कोई इनवर्सली रहता है तो एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। या अगर उसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार आप 30 डिग्री रख के देखिए, कैलकुलेट कर लीजिए। एक बार 45 डिग्री रखिए, कैलकुलेट कर लीजिए। एक बार आप 45 में भी रखेंगे तो देखिए तो ये हो जाएगा कितना, साइन 45। और साइन 45 कितना होता है, साइन 45 √1/√2। तो रूट ऊपर चला जाएगा तो देखिए √2W यहां से 1.414, फिर भी बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो हम कौन सा ऑप्शन मानेंगे, ग्रेटर देन बी। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बस इसी तरह का न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी बहुत सारा न्यूमेरिकल्स लेंगे जिसको हम लोग लॉन्ग मेथड से और शॉर्टकट मेथड दोनों से बनाएंगे। ठीक है, चलिए।